आपने देखिए यस जो सर। गाजी मलिक था, ये बेसिकली खिलजी वालों का ही अपना एक गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। और बाद में जब वीक सक्सेसर आए, आपने देखा मुबारक शाह आए, उसके बाद आपके खुसरो शाह आए, उसके बाद खुसरो शाह को मार के ही गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पे बैठ गया था। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये थोड़ा इसने शुरू में लिबरल अप्रोच अपनाई थी, जो भी था। जैसे इरिगेशन टैक्स को उसने 1/10 कर दिया था, न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लागू करी थी जिसे रश्म मियामी कहते थे। फिर बाद में देखा इसका सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया साहब थे, उनसे इसकी थोड़ी हॉट टॉक हो गई थी। उसके बाद पता चलता है कि इसका ही बेटा जोना खान, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है, उसी ने, कुछ इतिहासकार कहते हैं जैसे इब्न बतूता, वो कहते हैं कि उसी ने एक्सीडेंटली इसको मरवा दिया था। फिर हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। आप सब जानते हैं इसको इतिहासकार वाइजेस्ट फूल कहते हैं, कि ये बुद्धिमान मूर्ख था, एक्सट्रीमिटीज पे जीता था, कभी बहुत अच्छा और तो कभी बहुत क्रूर, और दूरदर्शी था। काफी विषयों की इसको नॉलेज थी, जैसे फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री, कैलीग्राफी। काफी लैंग्वेजेस जानता था, अरेबिक, पर्शियन, टर्किश, संस्कृत। उसके अलावा ये दूरदर्शगामी दृष्टि तो रखता था, लेकिन सोच समझ के फैसले नहीं लेता था। जो दिमाग में आया तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसके जो एक्सपेरिमेंट हुए वो हमेशा फेल ही हुए। तो हमने देखा था, एक तो इसने टैक्स इंक्रीमेंट किया था गंगा यमुना दोआब रीजन में, और जब इसने टैक्स इंक्रीज किया तो पता चला उसके बाद वहां अकाल पड़ गया, तो वो वैसे फेल हो गया। फिर हमने देखा था इसने किसानों को क्या दिया था, एक एडवांस लोन दिया था जिसका नाम क्या था, सोनधर, ठीक है। उसी के पास लिख लेना, कहीं कहीं आप देखेंगे एक टर्म और आएगा, तकवी लोन्स। तकवी, ये भी लिख लेना वहीं पे स्टार लगा के, तकवी लोन्स, है ना। तो एडवांस लोन्स दे दिया फसलों के लिए इरिगेशन पर्पज से। मतलब कुछ क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछ लेंगे कि भाई इसने फसलों के लिए एडवांस लोन जो अग्रिम ऋण दिया उसका क्या नाम था। या फिर पूछ लेंगे इरिगेशन, वो सॉरी, एग्रीकल्चर पर्पज से इसने कौन सा कृषि के लिए एडवांस लोन या अग्रिम ऋण दिया। तो सोनधर भी नाम है, और तकवी भी कहीं कहीं कह देते हैं, लिख लेना इसको वहां पे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि इसने एक नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया। इसने जो भूमि अनउपजाऊ थी उसको उपजाऊ बनाने का काफी प्रयास किया, दीवाने को ही, कहीं कहीं दीवाने अमीर को ही भी मिलता है। फिर हमने पढ़ा था इसने टोकन करेंसी चलवाई थी, प्रतीकात्मक मुद्रा। लेकिन उस पे क्या किया था इसने, अपने स्टैंप स्टैम्प नहीं लगवाए। और बाद में देखते हैं कि जो फोरफिटेड करेंसी थी, लोगों ने बनाना शुरू करी जाली मुद्रा, वो भी वापस आई, और इसका जो एम्पायर का जो एक सिस्टम था वो काफी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि सारा पैसा जाने लगा। फिर हमने लास्ट में शायद देखा था वो उसने कैपिटल ट्रांसफर करी थी, कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद। और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, ये तो अपने एम्पायर की कैपिटल सेंटर में रखना चाहता था, जैसे बरानी ने ये कहा है। लेकिन इब्न बतूता और इसामी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो पब्लिक थी वो इसको गाली भरे पत्र लिखती थी, तो उनसे बदला लेने के लिए इसने ऐसा किया। बाद में कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए ऐसा करता था। इस टाइम कौन था जो मंगोल आक्रमणकारी था, नाम बताओ। यस सर। लिखवाया था। सर तार 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 माशरीन। तर्माशरीन, तर्माशरीन। तरमाशरी। हुआ क्या था, शायद कल कुछ बच्चे चले गए थे क्लास से, तो मैं बता दूं। तर्माशरीन इस टाइम पे मंगोल आक्रमणकारी था, मंगोल लीडर था, ठीक है। ये यहाँ पे इस टाइम साउथ में अपना गया हुआ था कंसोलिडेट करने एम्पायर में। यहाँ पे यादव थे, वारंगल, काकाते, इन सबको। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ था। इसको पता चला कि यार ऊपर तिब्बत वाले रीजन से, या और साइबेरिया इस तरफ से जो आपका ये है तर्माशरीन मंगोल्स, इनके अटैक्स होने शुरू हो गए। तो ये गया इससे बात करी कि बोला कि भाई तुम ये सब मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा। तुम जितनी यहाँ से लूट करके ले जाओगे, मैं तुम्हें उतना पैसा ऐसे ही दे देता हूँ, तुम लूट मत करो, मेरी राजधानी छोड़ दो। तो तर्माशरीन ने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, बिना कुछ करे ही उतना पैसा मिल रहा है, कह रहे हैं बिल्कुल। और बाद में इसने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। तर्माशरीन ने कहा ठीक है, मैं घर जाके फेसबुक चलाऊंगा, तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। बाद में ये दोनों दोस्त बन गए थे। लेकिन एमबीटी को इसको नहीं मालूम था कि लंबे आगे चल के ये दोस्ती इसको बहुत भारी पड़ेगी। क्या पड़ेगी, भारी पड़ेगी ये दोस्ती। ठीक है, यही तो किया था कल हमने। क्या लिखा था आखिरी पॉइंट, बताओ कोई। सर हाँ, बोलिए। सर बरानी का स्टेटमेंट नहीं समझ में आया सर। राजधानी। सर जो बरानी ने बोला था
कि भूगोल का हाँ। ज्ञान नहीं है, तो सर इसका क्या मतलब? अरे बरानी को भूगोल का ज्ञान नहीं था, बरानी ने बोला जैसे यार ये भारत है, तुम लोग जान के बनवाते हो, पता है मेरी ड्राइंग बेकार है, अब भी है लेकिन समझ लो चलो। ये भारत का मोटा मोटा आप एक नक्शा समझो, ठीक है। अब दिल्ली कहाँ है, दिल्ली यहाँ पर है। और देवगिरी कहाँ है, इधर महाराष्ट्र के टाइम पे। तो बरानी बोला कि ऐसा नहीं था कि किसी ने गाली वाली वाली लेटर लिखे, ये तो अपनी कैपिटल को सेंटर में लाना चाह रहा था। भाई कोई चीज, एक ये आपका स्टेट है, अगर आप सेंटर में कैपिटल रखेंगे तो आप हर जगह इजीली गवर्न कर सकते हैं ना उस चीज, है ना। यस सर। यस सर। लेकिन अब हम कहते हैं कि बरानी को ज्योग्राफी का ज्ञान ही नहीं था। देवगिरी कौन सा सेंटर है भाई, सेंटर होता तो भोपाल बनाता, इस जगह बना देता कैपिटल, तो हम मानते भी। तो इस व्यू को नहीं माना गया, क्योंकि हम मानते हैं कि ज्योग्राफी, इसको बरानी को भूगोल का ज्ञान नहीं था। इसने तो ऐसे ही कह दिया था कि नहीं नहीं ये सेंटर में ले जाना चाह रहा था, जबकि देवगिरी या महाराष्ट्र कोई ऐसा सेंटर में नहीं आता है भारत के। ठीक है। यस सर। अब बताओ आखिरी क्या लिखवाया था मैंने, बताओ भाई, क्या लिखा था सर आखिरी अरबी पॉइंट। यात्री अब्बा सर अरबी यात्री अब्बासी ने राजधानियों का उल्लेख किया था, दो राजधानियों का उल्लेख किया था। ठीक है, कितने एक्सपेरिमेंट हो गए थे इसके। सर 4। चार। 4 हो गए थे। आगे सुनो, पहले समझाता हूँ मैं। जो ये अफगानिस्तान पड़ता है ना, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, इस रीजन को, ये बेसिकली ईरान के, इधर ईरान पड़ता है, तो ये ईरान के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो इस रीजन को हम बोलते थे पहले के टाइम में खुरासान। क्या बोलते थे, खुरासान। तो हुआ क्या, मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि यार यहाँ पे हम जाते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा पैसा वैसा ज्यादा मिलेगा, ये काफी रिच था उस टाइम एरिया। तो इसने बात करी किससे, तर्माशरीन से। तर्माशरीन इसका दोस्त बन गया था, मैंने ऊपर बताया मंगोल वाला। तो उससे बात करी कि ऐसा ऐसा है, और मैं यहाँ पे एक एक्सपीडिशन करना चाह रहा हूँ, एक कैंपेन ले जाना चाह रहा हूँ। तो तर्माशरीन ने कहा बहुत अच्छा, कह रहे वहां तो पैसा ही पैसा है, मौज ही मौज हो जाएगी, चांदी चांदी हो जाएगी। कह रहे देखो, लेकिन हमको इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि भाई आप अभी इधर इंडिया में बैठे हैं, ये है आपका खुरासान वाला एरिया। यहाँ पे इस टाइम खुरासान में, यहाँ क्यों ये इंटरेस्टेड हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि यहाँ पे एक सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था, उत्तराधिकार संघर्ष। कि भाई यहाँ के जो भी राजा मर गए, उसके बाद उनके जो बेटे थे, चाचा भतीजे, आपस में सब लड़ रहे थे कि यार कौन गद्दी पे बैठेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक फिर गया और इसने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम यहाँ पे कब्जा कर सकते हैं। तो तर्माशरीन ने क्या बोला कि बिल्कुल सही बात है, हम इस मौके का फायदा उठाते हैं और यहाँ से हमें बहुत पैसा मिलेगा, मतलब इतना हम सोच भी नहीं सकते। और वो बोला कि मुझे तो एरिया में भी मतलब वो नहीं है, मतलब जो ये मंगोल्स थे इनको एक्सपेडिशन एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं था, इनकी साम्राज्यवादी नीति नहीं हुआ करती थी, किनकी, मंगोलों की। इनको सिर्फ लूट से मतलब था। धर्माशरीन बोला कि मेरे को तो लूट चाहिए, जो एरिया हो उस पर तुम कब्जा कर लेना मोहम्मद, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। फिर धर्माशरीन ने कहा कि लेकिन देखो, इसको इतना भी आसान मत समझो, ये जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, हम तुम दो मिलके भी नहीं कर सकते। एक पर्शिया में उस टाइम एक रूलर होता था जिसका नाम होता था आपका पर्शियन का, फारस, फारस का शाह बोलते थे उसको, शाह नाम था, ठीक है। ये पर्शिया है उस टाइम का, प्रेजेंट डे ईरान, या इसको हिंदी में बोलते हैं फारस। तो यहाँ पे इधर से मंगोलों में से कौन आ रहा है, तर्माशरीन, ठीक है, समझना बात को। यहाँ इंडिया से कौन अपना आ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन तीनों की जोड़ी बन गई, किसकी, तर्माशरीन की, मोहम्मद बिन तुगलक की, और पर्शिया के शाह की। तो इन तीनों ने कहा हम तीनों मिलके समय देख के यहाँ पे हमला करेंगे खुरासान वाले रीजन में, और अब तक के लिए हम अपनी तैयारियां करते हैं। इस बात को मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत सीरियस ले गया भाई, मतलब होता है ना किसी को आप कह दो हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा इजीली एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब भोले भी होते हैं दिल के, आप ऐसे मान लो। लेकिन भोले भी क्या कहो, बेवकूफ कह दो एक तरीके की, आप सोचते नहीं है कि उसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। दूर की सोच होनी चाहिए। तो है क्या, ये बड़ा उत्साहित हो गया, कह रहे हाँ ठीक है ठीक है, अब तो खूब पैसा ही पैसा होगा। ऐसा इसने आया वापस दिल्ली और देखा फौज में कितने लोग हैं, तो पता चला अपनी फौज तो अभी छोटी है, तो उसने कहा ठीक है नोटिफिकेशन जारी करो।
नोटिफिकेशन जारी करो और अब हम लोग रिक्रूट करेंगे आर्मी, लोगों को, सिपाहियों को रिक्रूट करेंगे। लोगों ने कहा ठीक है। कह रहे साहब लेकिन कैसे इतना आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हो, चक्कर क्या है? कह रहे चिंता मत करो, पैसा ही पैसा आने वाला है। क्या आने वाला है? पैसा ही पैसा। तो इन्होंने निकाली वैकेंसियां। अब वैकेंसी में फॉर्म भरे कितने लोगों ने? 3,70,000, 3.70 लाख लोगों ने, 7 लाख लोगों ने क्या भरे? फॉर्म। अब हुआ क्या, जब इनके पास फॉर्म आया तो इसने कहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, लोगों ने बताया साहब इतने लोगों ने वैकेंसी भरी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जैसे आज बेरोजगारी है तब भी बहुत थी। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा 3,70,000 है, कह रहे सबको दे दो, सबको नौकरियां दे दो। कह रहे कोई कट ऑफ वट ऑफ का चक्कर ही नहीं, कोई कट ऑफ नहीं, सीधे सबको अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में थमाओ और बुलाओ। सब लोग बड़े खुश हो गए, कह रहे वाह भाई वाह, जितनों ने अप्लाई किया सबकी सबकी नौकरी लग गई, सब बड़े खुश। ऊपर से इसने क्या कहा, एक काम करो, इनको थोड़ी थोड़ी एडवांस सैलरी और दे दो, ताकि इनको ये ना लगे कि ये झूठा है। तो लोग इसके जो दरबारी विद्वान थे और जो अमीर थे उन्होंने बोला कि साहब क्या क्या बात कर रहे हो, कैसे, मतलब अभी तो हम गए भी नहीं है वहां, हम कुछ जीते। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैंने सब सोच रखा है, तुम तो सैलरियां बांटो एडवांस में। इनने सबको सैलरियां देनी शुरू कर दी सिपाहियों को। सिपाही खुश, गुणगान करें, बिल्कुल लोगों की आंख में आंसू की वाह हमारा सुल्तान कैसा हो, मोहम्मद बिन तुगलक जैसा हो, जब तक सूरज चांद रहेगा मोहम्मद बिन तेरा नाम रहेगा। तो आगे जाके लोग इसके पास आए बड़ा खुश, सब लोग कि हुजूर आपने तो हमारे दिल की तमन्ना सुन ली और बस अब तो हमारा जीवन सफल हो गया, ये वो। ये देख के वो बुला रहे यार तुम लोग कितने प्यारे हो, इतने मुझे तुम मान रहे हो। कह रहे चलो मैं तुम्हें और आगे 5 महीने की सैलरी दे देता हूँ। अब वो लोगों को विश्वास ना हो, कह रहे सच में? कह रहे हाँ सच में। बोला अपने मेरे को जाओ इनको सैलरी दो और डबल। तो अमीर बोले भाई साहब क्या कर रहे हो साहब, सब खजाना खाली हो जाएगा। कह रहे तू तो उसकी चिंता करी मत, बिल्कुल चिंता मत कर। कह रहे खुरासान है, यहाँ से इतना पैसा आएगा और जब पैसा आएगा तो रखेंगे कहाँ, जब हमारे पास जगह होगी तो जो पहले से है उसको बांट दो, सबको बांट दो, ये तो फिर भर जाएगा। भाई सुल्तान का हुक्म कोई कैसे ना माने, दे दिया। अब लड़के वड़के जितने सब थे बड़े खुश कि भैया वाह, नौकरी तो लगी लगी, 5-6 महीने की तनख्वाह भी मिल गई। ऊपर से तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि जब हम यहाँ एक्सपीडिशन करने जाएंगे, अभियान करने जाएंगे, तो जो खुम्स मिलेगा, खुम्स क्या होता था बताओ, कोई लिखवाया था मैंने? खुम्स किसको कहते थे? सर वॉर लूट, लूट, वॉर लूट, वॉर लूट को, वॉर लूट। वॉर बूटी को। ठीक है, तो जो लूट होता था उसमें से भी तुम लोग को मिलेगा। सब लोग बड़े खुश, सब लड़के अपने घर गए, माँ बाप को बताया कि भाई नौकरी लग गई। तो माँ बाप को विश्वास नहीं, करे अरे ऐसे कैसे लग गई, अभी तो तूने फॉर्म भरा था, एग्जाम तेरा हुआ नहीं, और ऐसे कैसे लग गई, तैयारी तू करता नहीं था, लाइव लेक्चर तू लेता नहीं था, कैसे तेरी लग गई? कह रहे आप चिंता मत करो, लग गई। लोग, माँ बाप को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने जब कैश की गड्डियां निकाली, ये लो, तब माँ बाप को भी लगा, कह रहे वाह भाई वाह, नौकरी लग गई, लड़के को तनख्वाह भी मिल गई। सब छोरे एकदम खुश हो गए। खुश तो गया, शादियों के रिश्ते भी आने लगे, सगाइयां वगाइयां सब करके बैठ गए। अब आगे इधर क्या हुआ, सब कुछ तैयारी। उधर देखे पता चलता है कि 5 दिन बाद हमें अभियान पे जाना है। 5 दिन बाद कहाँ जाना है? अभियान पे। अभियान से एक रात पहले बात होती है तरमा शरीन और इससे फारस के शाह से। मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं हाँ जी, यहाँ तो मेरे बंदे रेडी हैं, बिल्कुल हष्ट पुष्ट, खिला खिला के मुस्टंडे हो गए हैं लोग 1 महीने में। अब बताओ कब चलना है? तो तरमा शरीन बोला कब जा, रुक जा अभी, रुक जा। कह रहे वो जो खुरासान जगह थी जहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी उत्तराधिकार को लेके, कह रहे वो शांत हो चुकी है। कह रहे वहां आपस में सुलह करके वो राजा बन गया है, और जो राजा बना है वो तरमा शरीन का भी दोस्त है और वो फारस के शाह का भी दोस्त है। कह रहे तो हम तो अब उसके खिलाफ लड़ने जाएंगे नहीं, अब तू देख ले भाई क्या करना है। मोहम्मद बिन तुगलक बोला, कह रहे क्या करना है मतलब, मैंने तो मतलब इसकी तो हालत खराब हो गई, इसने तो पूरे खजाना लुटा दिया अपना, सैलरी सबको एडवांस दे दिया, अब कैसे क्या करे? तो ये बोला कि भैया देख लो, तुम्हें अकेले जाना है तो जाओ। कह रहे मैं अकेले जा सकता हूँ? कह रहे जा सकते हो, लेकिन तुम जीत नहीं पाओगे उससे, भाई तुम पहले ही नहीं जीत सकते थे, अब हम तीनों का साथ था, अब तो हम दोनों उसकी तरफ है, तो तुम देख लो क्या करना है। अब ये पागल, अब ये लौट के आया, सुबह देख रहा है जितने भी भुक्कड़ लड़के हैं सब खाना वाना खा के नाश्ता बुफे में लगे पड़े हैं कि भैया आज तो निकलना है, दो तो गुलाब जामुन, काजू, इडली सांभर सब कुछ लगे पड़े हैं। इसका हो गया दिमाग बहुत ज्यादा खराब कि क्या करें क्या करें। तो इसने अपने अमीरों को बताया ऐसा ऐसा है। अच्छा जब सेना को ये बात पता चली, जो लोग थे उनकी हालत और खराब, वो डर गए, कह रहे अच्छा हमारी तो जॉब परमानेंट ही नहीं, हमें तो संविदा पे लिया गया था, सब के सब को अब एक साथ निकाल भी नहीं सकते भाई, वरना सबके सब विद्रोह कर देंगे, एकदम सब रिवोल्ट कर देंगे आपके खिलाफ। तो उसने क्या कहा, काम करो सबको इंस्टॉलमेंट में निकालो, पहले 10,000 को निकालो, 15,000 को निकालो, फिर जब वो शांत हो जाए तब। अच्छा धीरे धीरे इसने निकाला तो लोगों को, लेकिन लोगों के अंदर एक द्वेष की भावना थी। भाई वहां लड़के सगाई करके बैठे थे, पता चला कि लड़के की नौकरी चली गई, सगाई वगाई सब टूट गई।
अब लोगों में द्वेष आ गया। इस कारण क्या हुआ, लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, कहीं कहीं आग लगानी शुरू कर दी, कुछ कर दिया। तब इसने कहा, जैसे तैसे विद्रोह को इसने शांत करवाया। अच्छा, आप देखेंगे सल्तनत काल में जो भी हमने अभी पढ़ा है और आगे हम सैयद या लोधीस जो भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखेंगे पूरे सल्तनत काल में सबसे ज्यादा जो रिवोल्ट हुए हैं ना, सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुए हैं, वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ही हुए हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में आता है कि सबसे ज्यादा विद्रोह किसके टाइम हुए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। अब क्या हुआ, एक जगह पड़ती है कराचिल। क्या है, कराचिल। वैसे तो मैक्सिमम लोग ये मानते हैं ये प्रेजेंट डे का तुम्हारा हिमाचल वाला एरिया है, हिमाचल वाला जो कांगड़ा कुल्लू वैली पड़ती है वो। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे, परेशान मत होना, कहीं कहीं ये लिख देंगे कि ये कुमाऊं वाला रीजन है उत्तराखंड का। कुछ इसे आसाम भी बताते हैं। तब मोटा मोटा हम समझते हैं कि ये पूरी हिमालयन जो बेल्ट है ना हमारी, है उसकी बात हो रही है। लेकिन तभी मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू यही है कि हिमाचल वाले रीजन है कौन सा, कराचल। ठीक है, आगे सुनो। तो इसने कहा कि ठीक है यार, जो भी सैनिक बचे हैं, अब हमें पैसा तो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कराचिल की तरफ इन लोग को भेज देते हैं, ताकि यहाँ पे कल को कोई लड़ाई होती है, कुछ होती है, और यहाँ पे भी छोटे मोटे गुट रहते थे, कह रहे उनको भगा के हम इस एरिया पे कब्जा कर लेते हैं। और अपना मिनरल रिच रीजन है भाई, पहाड़ों में तो होते ही है मिनरल, जड़ी बूटी एक से एक सब कुछ। तो हुआ क्या, इन्होंने कराचल एक्सपीडिशन पे भेजा। अब है क्या, सैनिक गए तो स्टार्टिंग में तो तराई बेल्ट और ये सब तो इजीली चढ़ गए, सैनिकों का उत्साह बहुत बढ़ा, वो और आगे बढ़े। पता चला जब तक वो आगे बढ़े वहां पे मौसम बिगड़ गया, स्नोफॉल होने लगी, कुछ लोगों को हिल डायरिया हो गया, अपना तबीयत खराब, काफी लोग मरने लगे, ठंड से काफी दिक्कत आई। अब जब ये वापस लौटने का इन्होंने सोचा तो पता चला ये रास्ता ही भूल गए, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी। इनकी ट्रेनिंग हुई है प्लेन्स में और आपने भेज दिया पहाड़ों पे, वहां के रास्ते अलग, ट्रेन अलग, कुछ ये समझ नहीं पाए। और आज तक भी वो जितने भी सैनिक गए थे वो आज तक वापस नहीं आए। आज तक मतलब आज क्या चल रहा है, 2024, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। ये कहते हैं कि लौटते लौटते 10 सैनिक वापस आ पाए, और 10 में से भी सिर्फ 3 दिल्ली पहुंचे। कितने दिल्ली पहुंचे, बोलो, 3। गए कितने थे, बहुत सारे। 10 आना चाहे, रास्ते में 10 में से 7 मर गए, बचे 3। अब जब ये 3 आए, बताया कि साहब वहां तो बड़ी हालत खराब, मौसम बिगड़ गया, सब लोग मर गए, कोई भूख प्यास से, कोई रास्ते में किसी को शेर उठा के ले गया, कोई खाई में गिर गया, हमारी तो ट्रेनिंग नहीं थी, हम क्या करें। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला, चल तुम 3। कह रहे हम 3 बच गए साहब, हम 3 देखो बच गए। कह रहे तुम 3 भी क्यों बचे, तुम्हें क्या लगा सरदार खुश होगा। कह रहे हाँ साहब, आपको कुछ तो होना चाहिए। कह रहे तुम्हें पता है कि मैंने आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो 100% क्या रहे हैं, फ्लॉप। क्या रहे हैं, फ्लॉप। तो ये वाला 99.99% फ्लॉप कैसे रहेगा। तो बोले साहब समझे नहीं। कह रहे अभी समझाता हूँ। बुलाया और उन तीनों को मरवा दिया। कह रहे अब हो गई मेरा 100% फ्लॉप वाला जो अपना रिकॉर्ड था कायम। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो इसके कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। हाँ, सर जब इसके सारे एक्सपेरिमेंट फ्लॉप होते थे तो फिर इसको दूरदर्शी कैसे बोलेंगे। दूरदर्शी कुछ केसेस में कि सोचा अच्छा लाइक कि भाई आप देखो आज के टाइम में भी हमारे यहाँ सरकार केसीसी चला रही है, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, कि भाई हम किसानों को लोन दें, फिर वो अपनी फसल उगाए और जब उनकी भरपाई हो जाए, उनकी फसल उग जाए, तो वो उस लोन का रीपेमेंट कर सके। तो उसने उस टाइम तक भी लोन और सोन दर चलाए, है ना। हर केस में नहीं, लेकिन कुछ केस में वो दूरगामी था। ठीक है, हाँ था। हाँ चलो लिखो अब क्या लिखा था, आखिरी पॉइंट, कहानी हो गई, आगे लिखो जल्दी जल्दी। सर हाँ बोलो क्या लिखा था। सर जो इनका एक कराचिल वाला था, इन्होंने जानबूझ के किया होगा ऐसा। जानबूझ के क्यों किया होगा, इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है, पैसा दिया है, कुछ तो वसूलेगा वो, क्यों नहीं वसूलेगा। और भाई जब आपने सेना को इतना अंदर से वो भर दिया कि हम लड़ेंगे लड़ेंगे, सेना ने विद्रोह भी किया कई लोगों ने, तो उनको भी शांत करना, तो उन्होंने कहा चलो तुम यहाँ जाओ, लेकिन वो गए वापस नहीं आए। बताओ क्या लिखा था आखिरी पॉइंट। आज बच्चे कब गए क्लास में, बोल नहीं रहे, आवाज आ रही है मेरी। सर यस अरब सर, ये तो आ रही है। अब्बासी मेंशन तुम लोग की तो नहीं आ रही यार, क्या लिखा था आखिरी बताओ। सर अरब अरब चार्ल्स अब्बासी वाला अबाउट टू कैपिटल। ठीक है, 5 हो गए थे ना, तो 4 हो गए थे, लिखो 5वां, खुरासान कैंपेन। ये भी इसका एक्सपेरिमेंट में ही आएगा, ठीक है।
खुरासान कैंपेन, खुरासान अभियान लिखो इसमें। मोहम्मद बिन तुगलक ने तर्माशरीन व फारस के शाह के साथ मिलकर खुरासान अभियान की योजना बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने तर्माशरीन व फारस के शाह, ये तर्माशरीन कौन था? मंगोल लीडर। वह फारस के शाह के साथ मिलकर खुरासान अभियान की योजना बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक प्लान फॉर खुरासान कैंपेन या खुरासान एक्सपीडिशन, कुछ भी लिख लेना, along with Tarmasharin and Shah of Persia. Muhammad bin Tughlaq planned for Khorasan campaign expedition with Tarmasharin and Shah of Persia. Muhammad bin Tughlaq planned for Khorasan expedition along with Tarmasharin and Shah of Persia. मोहम्मद बिन तुगलक ने तर्माशरीन व फारस के शाह के साथ मिलकर खुरासान अभियान की योजना बनाई। अगला, इसने 3,70,000 सैनिकों को भर्ती किया। He recruited 3.7 lakhs soldiers, 3.70 lakh soldiers, and gave them advance salary. इसने 3,70,000 सैनिकों को भर्ती किया तथा उन्हें अग्रिम वेतन दिया and gave them advance salary. Later on this plan got cancelled. अगला पॉइंट, later on this plan got cancelled. कालांतर में यह योजना रद्द हो गई। कालांतर में यह योजना रद्द हो गई। छठा लिखो, कराचिल अभियान, ब्रैकेट में लिख लेना कराचिल अभियान, कराचिल कैंपेन। लिखो पहले पॉइंट, इसने अपनी सैन्य टुकड़ी को कराचिल अभियान पर भेजा। इसने अपनी सैन्य टुकड़ी को कराचिल अभियान पर भेजा। He sent his troops for Karachil campaign. He sent his troops for Karachil campaign. He sent his troops for Karachil campaign. इसने अपनी सैन्य टुकड़ी को कराचिल अभियान पर भेजा। अगले लिखो, किंतु खराब जलवायु के कारण सभी सैनिक मारे गए। किंतु खराब जलवायु के कारण सभी सैनिक मारे गए। But due to bad weather या bad climatic conditions, they died. But due to bad weather condition या bad climatic conditions, they died. किंतु खराब जलवायु के कारण सभी सैनिक मारे गए। अगला, केवल 3 सैनिक जीवित लौटे। Only 3 soldiers survived. Only 3 soldiers survived. केवल 3 सैनिक जीवित लौटे। अगला, तुगलक ने इनकी हत्या करवा दी। तुगलक गॉड killed them. तुगलक executed them. तुगलक ने इनकी हत्या करवा दी। तुगलक गॉड executed them. अच्छा, इसके टाइम ही सल्तनत काल में इसके टाइम ही मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ है। अगर कोई पूछे तो अलाउद्दीन मत टिक कर देना, यही है। और इसी के टाइम से सल्तनत का डिक्लाइन भी शुरू हो गया। जैसे हम देखते हैं साइन वेव, साइंस वाले जानते होंगे, नहीं भी जानते, किसी भी चीज का पीक आता है और पीक से ही डिक्लाइन भी शुरू होता है। तो जो ये पीक आया है, ये किसके टाइम पे आया है? एमबीटी के टाइम पे। और जो डिक्लाइन शुरू हुआ है, जो पतन शुरू हुआ है, वो भी इसी के टाइम से। ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir.
अगला Yes, लिखो, sir. अगली हेडिंग डालो, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति, मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। लिखो पहला, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी लिख लिया करो सिर्फ, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी धार्मिक मान्यताओं को दृढ़ता से पालन करता था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी धार्मिक मान्यताओं का दृढ़ता से पालन करता था। MBT used to follow his religious beliefs strongly. MBT used to follow his religious beliefs strongly. MBT used to follow his religious beliefs strongly. मोहम्मद बिन तुगलक अपनी धार्मिक मान्यताओं का दृढ़ता से पालन करता था, जैसे एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मिंग नमाज 5 times a day। ये ऑफरिंग लिखना, परफॉर्मिंग नहीं, ऑफरिंग। ऑफरिंग नमाज 5 times a day, जैसे एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। अगला, ये रमजान के दौरान रोजे रखता था। He used to fast during Ramzan. He used to fast during Ramzan. ये रमजान के दौरान रोजे रखता था। ये रमजान के दौरान रोजे रखता था। He used to fast during Ramzan. अगला, he was a secular ruler. यह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। He was a secular ruler. अगला, यह हिंदू त्योहारों को भी मनाता था। He also used to celebrate Hindu festivals. He also used to celebrate Hindu festivals. यह हिंदू त्योहारों को भी मनाता था। He also used to celebrate Hindu festivals. यह हिंदू त्योहारों को भी मनाता था। अगला, होली इसका पसंदीदा त्योहार था। होली was his favorite festival. होली was his favorite festival. होली इसका पसंदीदा या प्रिय त्योहार था। लिख लिया? ये हो गई तुम्हारी रिलीजियस पॉलिसीज, ठीक है। इस पर लाइन खींच दो, आगे लिखो, इसी के बारे में 2-4 पॉइंट्स और लिखो। इसके समय सल्तनत का विस्तार सर्वाधिक था। ड्यूरिंग हिज रेन द एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत was maximum. The expansion of Sultanate was maximum. During his reign, the expansion of Sultanate was maximum. इसके शासनकाल में सल्तनत का विस्तार सर्वाधिक था। अगला लिखो, 1.5 मिनट बचा है, फिर ये वाली मीटिंग हो जाएगी ओवर, फिर दोबारा ज्वाइन करना, जल्दी जल्दी लिखो। अगला लिखो, सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह इसके समय में हुए। During his reign, maximum revolts took place in Sultanate period. ऐसे लिखो, during in Sultanate period, maximum revolts took place during his reign. In Sultanate period, maximum revolts took place during his reign. सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह इसके समय में हुए। सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह इसके समय में हुए। In Sultanate era, maximum revolts took place during his reign.
अगला लिखो, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, इसके अंतिम दिनों में, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, इसके अंतिम दिनों में, होल ऑफ द साउथ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, दक्षिण भारत, इसके अंतिम समय में दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज होल ऑफ द साउथ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड 3 मेजर स्टेट्स इमर्ज्ड, और 3 बड़े साम्राज्य उभर के आए, और 3 बड़े साम्राज्य उभर के आए। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज होल ऑफ द साउथ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड 3 मेजर स्टेट्स इमर्ज्ड, इसके अंतिम दिनों में दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था और 3 बड़े साम्राज्य उभर के आए। कौन कौन से आए, पहले लिखो। विजयनगर किंगडम, विजयनगर साम्राज्य, और इसकी स्थापना जिन्होंने करी थी वो थे हरिहर और बुक्का, ये 2 अलग अलग लोग हैं। दूसरा लिखो, बहमनी किंगडम, बहमनी साम्राज्य, इसकी स्थापना करी थी हसन गंगू, ये हुई है अराउंड 1347। तीसरा, सल्तनत ऑफ मदुरई, मदुरई, ये पहले के टाइम में इसको मदुरई बोलते थे, मदुरई सल्तनत, इसकी करी थी जलालुद्दीन एहसान खान, ये हुई है अराउंड 1335 ईस्वी। ये तीनों लिखो, बताओ फिर। हो गया सर। हुआ क्या ना, बाद में तुम्हारा गुजरात वाला एरिया, उधर अवध, मुल्तान, सिंध, हर जगह छोटे 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 रिवोल्ट्स होने लगे। ये 2-3 चीजें तो हिस्ट्री में कॉमन पाएंगे ओवर द पीरियड, पूरा आप इतिहास चाहे एंशियंट से लेके मॉडर्न तक आप पढ़ेंगे कि जब भी कोई साम्राज्य में पैसा होगा, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, प्लस वॉर्स कम होंगे, तो आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, आर्किटेक्चर बढ़ेगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने बताया जिसके टाइम पे पीक पहुंचेगा उसी के बाद से डिक्लाइन शुरू होगा, ठीक है। तीसरा, जब डिक्लाइन शुरू होगा, जब पतन शुरू होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, तो जो छोटे 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 किंगडम कह लो या रियासतें कह लो, वहां रिवोल्ट शुरू होंगे, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होने लगेंगी। क्योंकि भाई एक, अब देखो ना, नॉर्मल घरों में भी यही होता है कि घर के चाहे दादाजी हो चाहे पापा हो, एक स्ट्रांग होल्ड रहता है तो सब भाई मिलके रहते हैं, प्यार है तो उनके बिना भी रहते हैं। लेकिन अगर वहां से स्ट्रांग होल्ड हट जाए तो सब अपने अपने करते हैं कि मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा जी, नहीं मैं तो विदेश जाऊंगा। तो ये चीज इतिहास आपको यही सिखाता है, ठीक है। जब भी कोई स्ट्रांग रूलर वीक पड़ेगा या स्ट्रांग वंश वीक पड़ेगा, तो जो अलग छोटे छोटे राज्य होंगे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देंगे। तो सिमिलरली ये 3 बड़े राज्य बने साउथ में, बाकी इधर अवध, मुल्तान, गुजरात, सिंध, यहाँ भी छोटे मोटे विद्रोह थे। और आपने देखा जितने भी इसने एक्सपेरिमेंट किए सारे ही फेल ही हुए हैं, और रिसोर्सेज का बहुत नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, तो ये डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो गया था। आगे हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक आएगा, वो थोड़ी कोशिश करेगा, लेकिन जब बर्बादी हो ही चुकी है जी, तो आगे कुछ उसमें हो नहीं सकता। बाद में देखते हैं कि इसकी तबीयत खराब हो जाती है काफी, और ये 1351 में मर जाता है। अगला एक पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग हिज, इसके काल में इब्न बतूता भारत आया, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया, ड्यूरिंग हिज रेन इब्न बतूता, इसके काल में इब्न बतूता भारत आया, ड्यूरिंग हिज पीरियड इब्न बतूता विजिटेड इंडिया। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351,
मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? एक जगह पड़ती है सिंध में, ठट्टा, सिंध में पड़ती है ये जगह। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड एट ठट्टा, सिंध, इन 1351। लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, हिज रेन, इसका शासन, हिज रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। स्टार बना लेना। इसके शासनकाल के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया। हिज रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। एक हिस्टोरियन हुआ है बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी कहते हैं, ये बोलता है, उतारना से स्टेटस को, इस स्टेटमेंट को लिखो, अकॉर्डिंग टू बदायूनी, बदायूनी के अनुसार, बदायूनी के अनुसार सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई थी और जनता सुल्तान से मुक्त हो गई थी। The Sultan was freed from his people and people from the Sultan. बदायूनी के अनुसार सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई थी और जनता सुल्तान से मुक्त हो गई थी। लिख लिया? जी सर, लिख लिया। आगे स्टार लगा के एक और लिखो। बाकी में जब वो कंस्ट्रक्शन वर्क्स लिखवाऊंगा तो और लिखवाऊंगा, लेकिन अच्छा है 2 बार लिख लोगे तो और भेजे में घुसेंगी चीजें। लिख लो, ही बिल्ट फोर्ट ऑफ आदिलाबाद एंड सिटी ऑफ जहांपनाह। इसने आदिलाबाद के किले का और जहांपनाह शहर का निर्माण करवाया। अब ये देखो, ये इसका एक्सपेंशन था पूरा मोहम्मद बिन तुगलक का। इधर उड़ीसा वाले रीजन को छोड़ दो, और इधर राजस्थान वाले को छोड़ दो, थोड़ा गुजरात। बाकी इसका कश्मीर तो अब रहने ही तो पता ही है। बाकी इसका जो एक्सपेंशन है वो मैक्सिमम रहा है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। इधर पूरा लाहौर सिंध वाला एरिया, ठीक है, ये इधर यूपी कन्नौज, बीच में एमपी, महाराष्ट्र देवगिरी, और नीचे साउथ में देखो कैलीकट तक। हम जब पढ़ेंगे मॉडर्न तो हम पढ़ेंगे कैलीकट पे ही वो आया था, पोर्टुगीज कैलीकट बंदरगाह पे। तो ये इसका पूरा एक्सटेंट था, इसका मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, इसको लाइन खींच दो। अब एक नोट लिखेंगे, लिखो इब्न बतूता। इब्न, इब्न का मतलब मैंने क्या बताया था? बेटा। यानी ये किसका बेटा है? बतूता का, है ना। इसका असली नाम था अब्दुल्ला मोहम्मद। खैर वो कोई नहीं पूछेगा। ये बहुत घुमक्कड़ किस्म का था शुरू से ही, अच्छे परिवार का था, इसके घर में सब जज थे और इसको भी काफी नॉलेज थी बहुत चीजों की। तो इसने घूमना शुरू किया, और घूमता भी ऐसा यहाँ से यहाँ, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा इजिप्ट, अरेबिया, फिर वापस अर्मेनिया वाला रीजन, ये ऐसे पूरा घूम घूम के कई बार, फिर बाद में इंडिया आया। ये देखो, ये इसका पूरा एक्सपेडिशन है। 1325 से 1327 यहाँ से चला। ये मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ पड़ता है? ये आपका वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है, इधर पड़ता है मोरक्को। आप सब ना एक काम करना, भी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है अभी तक, सर जगह कैसे याद रखें? जहां भी आप पढ़ाई करते हैं आप मैप चिपकाएं। अभी तो मैं 2 ही कहूंगा, एक भारत का पॉलिटिकल, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल, और वर्ल्ड पॉलिटिकल, दोनों के, भारत और संसार के राजनीतिक मानचित्र ऑनलाइन मंगा लो, आ जाएंगे 150-200 रुपए में दोनों अच्छे। और जहां पढ़ते हो बिल्कुल सामने चिपकाओ और उसको निहारो रोज। पढ़ते पे निहारो, चलते फिरते, ब्रश कर रहे हो, मंजन कर रहे हो, निहारते रहो उसको। बार बार चीजों को देखोगे ना तो आपको चीजें अंदर रमेंगी। अभी 2 साल का टाइम है, इन 2 साल में तो आपका ये आलम हो जाना चाहिए कि नाम लिया और एकदम दिमाग में इमेज बनी है देश कहाँ पे। ठीक है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न अफ्रीका में एक रीजन पड़ता है, देश पड़ता है मोरक्को। मोरक्को देश का था ये।
यूरोप में स्पेन जो पड़ता है, स्पेन के नीचे पड़ता है ये। मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे, अटलांटिक ओशियन। मतलब अगर आपसे कोई मोरक्को की बात करे तो ये सब तो आपके दिमाग में स्वाभाविक वास्तविक रूप से आ ही जाना चाहिए कि मोरक्को कहाँ है, आसपास क्या है। इधर अटलांटिक ओशियन है, मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर स्पेन पड़ता है, नीचे कौन सी कंट्री है, माली है, क्या है। ये सब दिमाग में इमेज बननी चाहिए। वो कब होगा, जब आप मैप्स को देखेंगे। मोबाइल भी चला रहे हो तो उसमें गूगल मैप्स खोल लो, उसको जूम अनजूम कर करके देखो, बड़ी खुशी होती है अपने आप को। देखो अच्छा हम यहाँ रहते हैं, यहाँ से इजिप्ट कितनी दूर है भाई, अमेरिका कितनी दूर है। तो इस चीज को किया करो, इसको अपनी हैबिट में लाओ। ये ओवर द पीरियड चीज होंगी, एक दिन में कोई मैप नहीं रटता है। धीरे 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 हैबिट में लाना पड़ता है। ठीक है। फिर ये 1330 से 1332 फिर ये आया इधर, इसने कहा दुबई उबई घूम के आते हैं भाई, अरेबिया अरेबिया इधर केन्या तक गया। ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये वापस चला गया। फिर इसकी सबसे लंबा जो एक्सपीडिशन था वो था आपका इंडिया वाला। कौन सा था? इंडिया वाला। इंडिया ये आया देखो 1332 में, और कब गया है? 1346, मोटे मोटे 14 साल। यहां से देखो टर्की से चला, और ये इधर ये पर्पल वाला जो भी आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये पूरा इंडिया आया। फिर आगे की इसकी जर्नी क्या रही मैं आपको बताऊंगा। अब जब ये आया तो इसे पता चला भाई दिल्ली का सुल्तान कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये मिला उनसे, इसको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक भी इससे काफी इंप्रेस हो गया कि नहीं यार, बंदे में नॉलेज है काफी चीजों। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था, किताब और घूमना ये दो चीज इंसान को क्या से क्या बना देती है उसे भी नहीं पता चलता। आप जगह घूमते हो, बहुत चीजें सीखते हो, लोगों के बारे में, सभ्यता के बारे में, खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में, क्या उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल क्या क्या रहा है, तब धीरे 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 आदमी सीखता है। तो इसको भी भाई बहुत नॉलेज हो गई थी, 10-12 साल से घूम रहा था। देखो कब पैदा हुआ, 25 से लेके 32, 7-8 साल हो गए इसको घूमते हुए। तो मोहम्मद बिन तुगलक इससे बड़ा प्रसन्न हुआ। बाद में जब इसको 1-1.5 साल बीत गया, ये जाने लगा, इसने कहा ठीक है अब मैं चलता हूँ सुल्तान। सुल्तान ने कहा नहीं यार, मेरा मन नहीं कर रहा, तू रहता है तो सही लगता है, तू यहीं रह। तो उसने कहा ठीक है। ये 1-1.5-2 साल और रुक गया। अब फिर इसका मन हुआ कि मैं जाऊं। तो सुल्तान कह रहा तू क्यों जाना चाहता है? कहा, देखो भैया, एक तो मुझे अपने घर की याद आती है, ठीक है, मैं इतने सालों से यहाँ पे हूँ, मुझे अपने घर की याद आती है। और ऊपर से मेरे पास काम भी नहीं है, मैं दिन भर बैठा रहता हूँ। कह रहे काम क्या, तू क्या काम करना चाहता है? कह रहे देखो, मुझे को अच्छा लगता है, किसी भी कोई भी मेरे पास केस आए, मैं उसमें एक उसको सुलह करूं, उस चीज की उसको एक जजमेंट दूं, इस तरीके। कह रहे अच्छा, कह रहे जो मेरे दादा नाना पापा सब जज हैं अपने अपने एरिया में। अरे ठीक है, तो तू भी बन जा। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी बना देता है। क्या बना देता है? काजी। ये कलर दिखेगा नहीं, काजी बना देता है। काजी कौन होते हैं? तो जजमेंट देते, जज मान लो आप, सीधे सीधा ऐसे तरीके में। कह रहे ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में रहने लगा, और ये काफी प्रभावित हुआ कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था भाई। जो एक जगह से दूसरी जगह कोरियर सर्विस जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत अच्छा था। इसने कहा वेरी गुड। ऊपर से जब ये आया था तो कहा गया था कि ये खच्चर पे चला था अपने देश से। किस पे चला था? खच्चर पे। और जब ये इधर आया था 1332 में इंडिया, तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक को घोड़े वोड़े गिफ्ट किए थे अरब के। तो मतलब घूम घूम के इसने खूब पैसा कमा लिया था। तब ऐसे एक दिन दरबार लगा था, कुछ बोल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ बोला, इसने वो बात काट के कुछ और कह दिया। एक सेकंड होल्ड पर रहना, ठीक है। इसने वो बात काट के कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी शक्ल देखी, कह रहे क्या बोला तू? कह रहे, मैं बस यही बोला कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी, इस तरीके से नहीं, गलत है ये। कह रहे तू मेरी बात काटेगा? तो उसको लगा कि यार हाँ भाई, है तो ये भारत का सुल्तान, हिंदुस्तान का, मैं कैसे। कह रहे नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं नहीं, तूने मेरी बात काटी कैसे? मैंने बताया अड़ियल किस्म का था मोहम्मद बिन तुगलक। कह रहे ना, मेरी बात कोई नहीं काट सकता। बुलाया लोगों को और इसको जेल में डलवा दिया। कह रहे इसको कारावास में बंद करो। इसको भी बड़ा अजीब लगा कि यार कल तक मेरा दोस्त, मैं काजी जज रैंक का आदमी, और इसने मुझे जेल में डलवा दिया। खैर, अब जब ये जेल गया तो वहां पे और भी मुजरिम थे। अब जो और मुजरिम थे वो इसे देखे बड़ी बुरी दृष्टि से। कह रहे अरे काजी साहब आप, कह रहे आप जानते हो मैं कौन हूँ? साहब मैंने आदमी के 10 रुपए चुराए थे और आपने मुझ पे 100 कोड़े पड़वाए थे, याद है मेरी शक्ल? अब ये डरा, यार ये तो वही लोग हैं जिनको मैंने सजा दी थी। दूसरा बोला, कह रहा मैंने सिर्फ मंदिर के सामने से चप्पल चुराई थी और आपने मुझ पे 150 कोड़े पड़वाए थे। तो मतलब किया तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो थे जितने भी कैदी थे इसको बड़ा टॉर्चर करते थे बोल बोल कर। ये बड़ा डरा डरा सहमा सहमा रहता था। फिर एक दिन इसने सुल्तान से मिला, कैसे भी सुल्तान दौरे पे आया, तो उसने बड़ी माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, धूल खाई मैंने, मुझसे गलती हो गई, मैंने बोला आज के बाद कभी नहीं करूंगा। तो सुल्तान ने भी इसको माफ कर दिया। फिर इसको पता तो चल गया कि यार ये सनकी टाइप का आदमी है, या किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं है। तो इसने क्या बोला कि सुल्तान
आप एक काम करो। कह रहे क्या बताओ? कह रहे आप जो हो यहाँ रहते हो दिल्ली, और आप भारत चलाते हो, बढ़िया, आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अच्छे हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अच्छे हैं। कह रहे लेकिन एक यूपीएससी में सब्जेक्ट होता है आईआर। क्या होता है? आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा ये क्या होता है? कह रहा विश्व के और देशों से संबंध कैसे होने चाहिए ये। कह रहे अच्छा, कह रहे तो इसके लिए आपको काम करना चाहिए और देशों में अपने दूत भेज भेज के अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि आपका ट्रेड कल्चर और बढ़े। कह रहे यार बात तो तू सही कह रहा है, आईआर के बिना तो यूपीएससी निकलने से रहा। ठीक है, तो कह रहे कौन जाएगा? तो बंदे तो बोला देख लो आपके आसपास कोई तो होशियार हो गई। तो बोला हाँ यार बात तो सही है, तू सही कह रहा है, तो इससे ज्यादा होशियार कौन होगा? तो कहा ठीक है। अच्छा इबन बतूता भी होशियार, इसने क्या किया, एक लेटर लिखा, वही होशियार तो था ही काजी। और लेटर में ऐसा लिख के मोहम्मद बिन तुगलक के साइन तो करवाई दिया इसने नीचे एमबीटी। अच्छा लेटर ऐसा लिखा कि जिस भी देश में ये जाए वहां के राजा को लगे कि उसी के लिए लेटर लिखा गया है। सपोज ये गया इधर साउथ में, तो साउथ वाला जो राजा पढ़ रहा है विजयनगर का या कोई भी, वो सोच रहा है अच्छा भाई मेरे लिए लिखा है, अच्छा ये चाह रहा है आपका सुल्तान, ठीक है। मालदीव्स घूमने गया तो वहां का भी सुल्तान समझ रहा है अच्छा ऐसा है ये। तो और होशियार अभी बहुत, इसको यहां से निकलना था, लेकिन ये सीधे मोरक्को नहीं गया भाई, इंडिया से डायरेक्ट मोरक्को तो आप ऐसे जाओगे ना। ये चालू, इसने कहा इसको शक ना हो जाए और ये सन की आदमी है, कहीं से भी बुलवा लेगा। तो ये उल्टा चला, देखो ये बना हुआ है, दिल्ली से ये गया इधर गुजरात महाराष्ट्र, और इसने कहा पहले कैलिकट जाऊंगा, यहाँ के राजा को बताया कि ऐसा ऐसा है, वो खुश हो गया। फिर इसने कहा थोड़ी देर मॉलडीव्स में वाटर रिसोर्ट्स में रुक के आऊंगा, सुना है अच्छे वाटर रिसोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ इसने मॉलडीव्स में चिल किया। कह रहे बाद में क्या पता मोदी जी बंद करवा दे मॉलडीव्स, अभी घूमे आता हूँ, ठीक है। फिर बाद में यहाँ से गया श्रीलंका की तरफ, वही सब सेम पत्र, सबको सब लेटर दिखा रहा है। उसके बाद म्यांमार चिटगोंग, आप ये देख रहे हो लिखा है। घूमते घूमते इंडोनेशिया, और यहाँ से ये पहुंच गया आपका चाइना। कहाँ पहुंच गया? चाइना की तरफ। अब जब चाइना पहुंचा तो चाइना वाले ने पूछा, चाइना वाले शुरू से ही तेज होते थे, क्या होते थे? शुरू से ही तेज होते थे। चाइना वाले ने कहा कि भाई चक्कर बता क्या है, तू क्यों आया यहाँ? तो उसने बताया कि जो मेरा सुल्तान है वो है सन की, आप उसके चक्कर में मत आना, मुझे तो यहाँ से निकलना है। कह रहे अच्छा निकलना है निकल जा। तो देखो ये बीजिंग लिखा है, यहाँ तक आया। फिर यहाँ से ये वापस घूम घूम के, और इधर से ये पूरा वापस, देखो यहाँ से पर्पल दिख रहा है, और वापस इधर टर्की और बाद में मोरक्को चला। तो और जाते जाते इसने पूरा अपना ट्रेवल अकाउंट लिखा है कि मैं क्या क्या घूमा हूँ, कैसे किया हूँ। तो उसका जो ट्रेवल अकाउंट है, जो वो बुक है, वो बहुत फेमस है। ठीक है, समझ में आ गया इसकी जर्नी पूरी इबन बतूता की? कोई डाउट? यस सर। यस सर, क्या डाउट है बताओ। डाउट नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। बताइए। अगर ये डायरेक्ट जाता तो वैसे भी सर वहां पे पहले व्हाट्सएप या कॉलिंग वगैरह तो चलती नहीं थी, तो इसे कौन बताता राजा को कि ये सीधे अपने देश निकल गया है यहाँ से। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको बताया था कि इसने प्रशंसा करी थी कि इसका कोरियर सिस्टम और उस टाइम का स्पाई सिस्टम बहुत अच्छा होता था। कोरियर सिस्टम अच्छा कैसे होगा? लाइट तो चलती नहीं थी, तुम्ही ने बताया, व्हाट्सएप भी नहीं थे। यस सर, यस सर, यस सर। एरिया है, मान लो ये दिल्ली है, सपोज समझना, ये आपका कराची है, तो ओके। कोरियर सिस्टम कैसे अच्छा होगा? हर थोड़ी थोड़ी दूर पे स्टेशन या आदमी तैनात है। ओ ठीक है। सर, आ गई मेरी अब बात समझ में अब। अब कुछ कराची पहुंचाना है तो पहले वो यहाँ देगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। और मैंने पहले ही बताया सन की आदमी है यार, वो कहीं से भी खोद के भी निकाल लेगा। तो उसको चकमा देने के लिए उसने इतना सब किया। ठीक है, आ गई समझ बात में आ समझ, गया? हाँ सर, हाँ। चलो लिखो अब इब्न बतूता, लिखो इसके बारे में कुछ। ही वॉज फ्रॉम मोरक्को। मोनाको मत लिख लेना भाई, बिस्कुट। मोरक्को, यह मोरक्को का निवासी था। यह 1333 ईस्वी में भारत आया। ही केम टू इंडिया इन 1333 एडी। ही वॉज फ्रॉम मोरक्को, ही केम टू इंडिया इन 1333। यह मोरक्को का निवासी था, यह 1333 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड हिम काजी ऑफ दिल्ली।
Muhammad bin Tughlaq appointed him Qazi of Delhi. Muhammad bin Tughlaq had imprisoned him for a few days. मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कुछ दिनों के लिए जेल में भी डाला था. मोहम्मद बिन तुगलक had imprisoned him for few days. मोहम्मद बिन तुगलक had imprisoned him for few days. मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कुछ दिनों के लिए जेल में भी डाला था. तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था. तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था. मोहम्मद बिन तुगलक sent him to China as his envoy. मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था. अगला, he wrote his famous travelogue. इसने अपना प्रसिद्ध यात्रा वृतांत रेहाला भी बोलते हैं. कहीं कहीं आपको सफरनामा भी लिखा जाएगा, इसका मतलब ये होता है सफरनामा, लेकिन किताब का नाम यही था, रेहला. इसका प्रसिद्ध यात्रा वृतांत रेहला, जो कि इसने चीन में रहकर अरबी भाषा में लिखा, which he wrote in Arabic. इसने इसे अरेबिक भाषा में लिखा, अरबी भाषा में लिखा. अगला, इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान था. इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान था, लेकिन पागल भी था, क्योंकि वह दूसरों से सलाह नहीं लेता था. According to Ibn Battuta, Muhammad bin Tughlaq was intelligent. According to Ibn Battuta, Muhammad bin Tughlaq was intelligent, but also a psychopath. As he did not take advice from anyone. इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान था, लेकिन पागल भी था, क्योंकि वह दूसरों से सलाह नहीं लेता था. According to Ibn Battuta, Muhammad bin Tughlaq was intelligent, but also a psychopath, as he didn't took advice from anyone. अगला लिखो. इसने अपनी पुस्तक में भारत की राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है. इसने अपनी पुस्तक में भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है. Ibn Battuta mentioned about political and economic conditions of India. Ibn Battuta mentioned about political and economic conditions of India. इसने अपनी पुस्तक में भारत की राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है. इसने अपनी पुस्तक में भारत की राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है. Ibn Battuta mentioned about political and economic condition of India. He also mentioned about spying by slaves. इसने दासों द्वारा जासूसी किए जाने का भी उल्लेख किया है. इसने दासों द्वारा जासूसी किए जाने का भी उल्लेख किया है. He also mentioned about spying by slaves. He also mentioned about spying by slaves. इसने दासों द्वारा जासूसी किए जाने का भी उल्लेख किया. ठीक है, लिख लिया? यस लिख लिया भाई? यस सर. ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल फिरोज शाह तुगलक शुरू करते हैं. ठीक है. ओके सर.
ओके सर ओके थैंक यू ओके ओके